हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए ट्राई दीज। चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज और ये पेज नंबर 119 के ऊपर है। ये ट्राई दीज गलत है क्योंकि इसमें डाटा इनएप्रोप्रिएट है। अगर मान लिया यहाँ पर वैसे ये क्या दे रखा है वो देखिए कि एक प्राइमरी स्कूल है और उसके अंदर जो पेरेंट्स है, प्राइमरी स्कूल मतलब 1 to 5 क्लास, मतलब उससे 5 क्लास तक, 5th क्लास तक जो बच्चे होते हैं, नर्सरी यूकेजी, वो भी इनमें शामिल हो जाते हैं। तो उनके ऊपर ये डाटा दे रखा है जिसमें दे रखा है कि 90% जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की मदद करते हैं और वो करते हैं हाफ आवर से लेकर के 1.5 आवर्स तक। और उसके बाद दिया हुआ है 20% जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की मदद करते हैं, वो 1.5 आवर से भी ज़्यादा, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा। फिर दे दिया 30% है वो हाफ आवर से 1.5 आवर के बीच में, यानी कि आधे घंटे से लेकर के 1.5 घंटे तक मदद करते हैं। यहाँ पर भी दे दिया डाटा 30% और यहाँ पर भी दे दिया, यहाँ पे 90% है। फिर 50% है जो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। अब तो एक तो ये गलती है इसमें कि ये 90 यहाँ पे भी दे रखा है और यहाँ पे भी दे रखा है, और फिर 90 का यहाँ पे कोई भी ब्लॉक नहीं है। एक गलती ये हो गई। दूसरी गलती ये है कि इसके अंदर भाई टोटल स्टूडेंट्स तो दो, कितने हैं, तभी तो हम निकाल पाएंगे ये कि कितने बच्चे सर्वे किए गए और कितने जो हाउ मैनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प, वे हेल्प करते ही नहीं हैं, और कितने कहते हैं कि वो हेल्प करते हैं 1.5 आवर से ज़्यादा। या तो हमारे पास पूरे स्कूल के बच्चे होते हैं, उनमें से 90% सर्वे किए गए या कुछ भी ऐसा, मतलब जो मीनिंगफुल चीज़ है वो नहीं है इसके अंदर। तो अभी इसको स्किप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट ट्राई दीज के ऊपर। ये ट्राई दीज है पेज नंबर 121 के ऊपर। इसमें क्या है वो देखिए। A shop gives 20% discount. What would the sale price of each of these be? एक जो शॉप है वो 20% का डिस्काउंट देती है और अब आपको बताना है कि जो नीचे आइटम्स दे रखे हैं इनका प्राइस क्या होगा। देखिए, मेरे को जब मैं कभी बच्चों के लिए, कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो कह देते हैं सर आप रास्ते में अगर मान लिया आप ला सकते तो आप ला दीजिए, क्योंकि हमें इतना नहीं पता बुक्स के बारे में, या फिर उनको स्पेशली जाना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कि मेरे रास्ते में दुकान पड़ती है, मैं ला दूँगा। तो वो कहते हैं 20% डिस्काउंट पर है, जो बुक्स जो शॉप वाला है 20% डिस्काउंट है या फिर 16% डिस्काउंट है। तो मैंने क्या करना होता है, अब वहाँ पे कॉपी पेन तो निकालता नहीं हूँ, कैलकुलेटर निकाला, जो प्राइस उस पर लिखा हुआ है, अगर मान लिया 15% डिस्काउंट है तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.85 से, और अगर यानी कि वो 15 माइनस कर दिया ना 100 में से, ओके। और अगर वो कहे कि भाई 16% डिस्काउंट है या फिर 20% डिस्काउंट है, मान लिया 20% क्या दिया, तो मैं उसको 0.80 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो उसका रेट होता है। तो मुझे ये पता लग जाता है मुझे इसको कितने रुपए पे करने हैं। समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। तो चलिए करते हैं ट्राई दीज, पेज नंबर 121। फर्स्ट का ए पार्ट। तो इसको तरीके से करना होता है। कोई भी आप अगर सम्स कर रहे हो तो तरीके से कीजिए। जो चीज़ दे रखी है वो लिख दीजिए, जो चीज़ निकालनी है वो लिख दीजिए, फिर फार्मूला, फिर कैलकुलेशन, फिर आंसर। तो यहाँ पर हमें मिला हुआ है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज है 20%। मार्क्ड प्राइस, उसके ऊपर जो रेट लिखा हुआ है वो MP मार्क्ड प्राइस। वो लिखा हुआ है 120। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, सेल प्राइस।
SP। तो क्या करेंगे, या तो सीधा कर दीजिए मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 80%, मार्क प्राइस का 80% ऑफ MP। या फिर हम ये करें कि SP निकालने के लिए फार्मूला है जो SP का CP के रूप में होता है MP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100, बात वही हो जाती है। MP है 120, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज वो 20 है। आपको याद होगा, आपने अगर सम्स वगैरह किए होंगे तो ये फार्मूला होता है, बस MP की बजाय CP आ जाता है सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस के केस में। तो आई ना वही चीज़ 120 80 बाई में 100 जो हम यहाँ करने वाले थे। 2 जीरो ये कट गई, 12 8 जार 96, तो ये 96 रुपीज़ की हुई। यानी कि यहाँ लिखेंगे इन द केस ऑफ ड्रेस, और ड्रेस एक ड्रेस के केस में। तो अब हमें जो निकालना है सेल प्राइस, निकाल तो चुके, लिखना तो होगा ना सही तरीके से। सेल प्राइस ऑफ द ड्रेस, पहले अ ड्रेस का इस्तेमाल किया क्योंकि आर्टिकल वो पहली बार इस्तेमाल कर रहे थे, उसके लिए हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो दा का लगाएंगे, करेंगे इस्तेमाल। तो इक्वल टू क्या हो गया, ₹96। क्लियर हुआ कैसे किया ये? इसी तरीके से बाकी के सम सभी करनी है। इन द केस ऑफ अ पेयर ऑफ शूज, मार्क्ड प्राइस जो उस पर लिखा हुआ है वो है 750 रुपी। साइन जरूर लगा दीजिए, यूनिट लिखना सही रहता है, ठीक है। फिर डिस्काउंट परसेंटेज वो मिला हुआ है वही 20%, हर एक पर 20% का डिस्काउंट है। SP सेलिंग प्राइस, MP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100, और 750 रुपीज़ है मार्क प्राइस, लिख देंगे यहाँ पर। ये सही है कि भाई 1 जीरो ये कटिए 1 जीरो ये कटिए, आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 5 जा 40, 0 4 8 7 जा 56, 56 एंड 4 60, तो 600 रुपीज़ का जो रेट होगा शूज का। आंसर, ठीक है। अब थर्ड पार्ट, अब इसको काट देंगे। 25 8 होता है 200, तो क्या आया, सेल प्राइस ऑफ द बैग इज ₹200। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है। अ टेबल मार्क्ड एट ₹15,000 इज अवेलेबल फॉर ₹14,400। फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड द डिस्काउंट परसेंट। अब ये जो केस है ये इसमें हमें डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा था और सेल प्राइस निकालना था, लेकिन यहाँ पर हमें मार्क प्राइस और सेल प्राइस दे रखा है, हमें डिस्काउंट परसेंटेज दोनों निकालनी है। तो डिस्काउंट तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, डिस्काउंट आ जाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए कैसे करेंगे वो देखते हैं।
समझिए ध्यान से। 2 इन द केस ऑफ टेबल, एक टेबल है उसका केस है ये, जिसमें हमें मिला हुआ है मार्क्ड प्राइस 15,000 रुपीज़। डिस्काउंट तो हमें नहीं दे रखा, सेल प्राइस दे रखा है SP रुपीज़ 14,400। तो बताओ डिस्काउंट का फार्मूला क्या होगा। डिस्काउंट का फार्मूला हुआ MP माइनस में SP, 15,000 माइनस में 14,400 रुपीज़ 600। क्लियर हुआ? गुड। अब डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज हम ऊपर वाले फार्मूले से भी निकाल सकते थे। चलिए अब यहाँ पर है, इसके हिसाब से क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई में 100, जो कि प्रॉफिट या लॉस के केस होता है वैसे ही प्रॉफिट ऊपर आ जाता है, नीचे आता है CP। तो फिलहाल यहाँ पर ये CP हो गया मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, अगर इसको कंपेयर करें SP CP वाले केस में, तो SP है वो तो SP रहेगा, और जो MP है वो CP बन जाएगा, और बाकी सब केसेस सेम। और डिस्काउंट है वो कितना हो जाएगा, वो लॉस परसेंटेज टाइप में हो जाएगा। तो डिस्काउंट है 600 रुपीज़ आउट ऑफ 15,000 मल्टीप्लाई 100। 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कट गई। ये मत करना कि बीच वाला काट दो, जो जीरो है वो लास्ट वाला छोड़ दो, ऐसा नहीं। अब 3 से कट रहा है ये, 3 2 जा 3 5 जार, 5 से ये कट रहा है, 5 1 जा 5 2 जार, 2 मल्टीप्लाई 2 4% डिस्काउंट परसेंटेज होगा। तो हमारे जो दो आंसर है, एक तो ये हुआ आंसर नंबर 1 डिस्काउंट निकालना था, दूसरा आंसर नंबर 2 डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी थी। क्लियर हुआ? गुड। अब नेक्स्ट केस देखिए कैसा है। एक अलमीरा है जो कि इतने रुपए की बेची गई 5% डिस्काउंट देने के बाद। अब हमें मार्केट प्राइस निकालना है। तो इसमें मार्केट प्राइस SP दे रखा था और MP दे रखा था, नहीं, यहाँ MP दे रखा था, डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा था, और हमें SP निकालना था। इसके केस में हमें MP मिला, SP मिला, और हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास SP है, डिस्काउंट परसेंटेज है, MP निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे ये। थर्ड, in the case of अलमीरा, हमें मिला हुआ है SP 5225 और डिस्काउंट परसेंटेज 5%। तो हमने क्या लिखा था पहले फार्मूला, डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP। अब हमें क्या निकालना है, हमें MP निकालना है। तो MP का फार्मूला क्या होगा, यानी बड़ी वैल्यू हो गई ये, तो ये SP और डिस्काउंट को जोड़ने पर आएगी। SP है 5, लेकिन अब चलिए हमें तो परसेंटेज दे रखा है ना, तो फार्मूला जो था वो उलट जाएगा। फ़िलहाल फार्मूला ये इस्तेमाल किया हमने था, MP 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन में 100। जब MP निकालना है तो फार्मूला होगा SP, ये 100 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है,
अब SP ये वाला 5225 मल्टीप्लाई 100, 100 माइनस 5, 5225 195। अब ये कट रहा है 5 से, 5 19 जार 19 5 जार 95 होता है ना, 5 1 जा 5, 2 लिया हमने लेकिन नहीं गया उसकी 0, 2 2 22 बन गया, 5 4 जा 20, 2 बचा 22 में से, 2 5 25, 5 5 जा 25। अब 19 की टेबल पे ये जाता है क्या, 19 5 जा 95, 14 माइनस 5 9, और यहाँ पे 9 बचा था, ख़त्म 5, 19 5 जा 95। कट गया ये तो 55 आया, 55 और पीछे 2 0, यानी कि 5500 रुपीज़ इस पर प्राइस था। हैंस प्राइस ऑफ द एल्मीरा इज इक्वल टू रुपीज़ 5500। ओके, इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये ट्राई दीज है वो कर लिया। अब इसकी समरी, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपकी मदद करेंगे, और फिर मैं तो ये कहूँगा समझने के बाद आप इसे खुद करने की कोशिश कीजिए। ओके, इससे क्लैरिटी भी बढ़ेगी और ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा। ये आपके ही बेनिफिट की बात है। तो यहाँ जो हमने केस इस्तेमाल किया वो है मार्केट प्राइस, सेल प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज का, जिसमें डिस्काउंट भी आ गया, डिस्काउंट भी निकालना था। फार्मूले अलग अलग जगह पर अलग अलग इस्तेमाल किए। जैसे ये केस था, इसमें हमारे पास था डिस्काउंट परसेंटेज और मार्केट प्राइस, और हमें निकालना था कि सेल प्राइस कितना होगा। तो उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया। अगर शॉर्टकट वे से दुकान पर खड़े हो आप, तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि मार्केट प्राइस का डिस्काउंट काटने के बाद जितना परसेंटेज होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो आए 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो। जो ये नीचे 100 आने वाला है उसके लिए था ये। समझ में आया आपको? मार्केट प्राइस को डिस्काउंट काटने के बाद जितना परसेंटेज बचा उससे मल्टीप्लाई कर दो कैलकुलेटर से, और 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, वो उसका सेलिंग प्राइस होगा, आपको उतने पे करने होंगे। तो यहाँ हमने इस्तेमाल किया ये फार्मूला, कैलकुलेशन करिए, आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें मार्केट प्राइस मिला हुआ था, डिस्काउंट परसेंटेज मिला हुआ था, और एसपी हमें निकालना था। तो एसपी के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया है ना। ये तो 3 तो पार्ट ऐसे ही थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें मार्केट प्राइस और सेल प्राइस दे रखा था, हमें डिस्काउंट निकालना था, जिसके लिए फार्मूला इस्तेमाल किया ये। मार्केट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस कर दिया, आंसर आ गया। फिर डिस्काउंट परसेंटेज, जो लॉस एसपी सीपी का केस था वही है, ये वाला केस है। तो डिस्काउंट अपॉन में एमपी, जहाँ पर एमपी है वो सीपी के जैसे हुआ। ओके, और जो एसपी हमेशा कम ही आ रहा है सीपी से, तो उसमें लॉस ही तो होता है। तो डिस्काउंट अपॉन में एमपी मल्टीप्लाई 100 इस क्वेश्चन में हमने इस्तेमाल किया। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था उसके अंदर हमें मिला हुआ था डिस्काउंट परसेंटेज और सेलिंग प्राइस, तो हमें निकालना था एमपी। तो फार्मूला यही इस्तेमाल किया जिसमें ये ऊपर चला गया और जो ये वाली वैल्यू नीचे आ गई। कैलकुलेशन करी, ज़्यादातर केस में यहाँ पर ऐसा कुछ नंबर आता है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। ऊपर कोई इसका क्या आएगा, फैक्टर
ये फैक्टर होगा और ऊपर मल्टीपल आएगा, और हमारा इस तरीके से कैलकुलेशन ध्यान से कर करके आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। और ये हमने कर दिया इस तरीके से। यहाँ हमें जो यूज करना है फार्मूला वो है सिंपल इंटरेस्ट का। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो देखिए। फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट टू बी पेड ऑन ₹15,000 एट 5% पर एनम आफ्टर 2 years। हमें इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों निकालने हैं, जो कि 15,000 रुपीज़ के ऊपर है इंटरेस्ट, रेट है 5% पर एनम 2 साल के बाद का, यानी कि 15,000 के ऊपर 5% पर एनम की रेट पर 2 साल के लिए हमें इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों के दोनों निकालने के कितने पे किए जाते हैं। क्लियर हुआ। यहाँ पर ये बात क्लियरली नहीं कही हुई है कि हमें सिंपल इंटरेस्ट से निकालना है ये आंसर या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से। अगर कभी ऐसा हो, वैसे ऐसा आएगा नहीं, तो आप टीचर से पूछ लीजिए कि इसको कैसे निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट से निकालना है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट से। फिलहाल ये ट्राई दीज सिंपल इंटरेस्ट के बाद, टॉपिक के बाद का है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले का है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये है ना, इसके बाद आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्राई दीज जो है सिंपल इंटरेस्ट के लिए, और हम इसको करेंगे दोनों तरीके से, लेकिन ताकि आज जैसे भी आए आप उसे कर पाएँ। ठीक है। पेज नंबर 126। यस। तो इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का केस करते हैं। EREST। तो P प्रिंसिपल होता है जितनी भी अमाउंट उधार ली जाए या फिर उधार दी जाए। तो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल के लिए इस्तेमाल करते हैं हम अल्फ़ाबेट P। वो दिया हुआ है ₹15,000। ठीक है। और रेट R वो है 5% PA, ये ज़रूर लिखिए, PA पर एनम। टाइम T 2 years। अब SI निकालने का जो फार्मूला होगा वो होता है P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T डिवाइड में 100, जो आप लगातार करते आ रहे हैं छोटी क्लासों से। 6th में भी आ चुकी है ये, 6th 7th है ना। P 15,000 R 5 टाइम 2 अपॉन में 100। 2 डिजिट से 2 डिजिट कट गई और नीचे अब कुछ भी नहीं बचा, ऊपर वाली सब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 5 2 जा 10, 1 0 इसकी होगी, 1 0 ये है, और ये 1500 रुपीज़। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आया है टू बी पेड वो हमारा 1500 रुपीज़ हुआ है। अब इंटरेस्ट चलिए वो बाद में लिख देंगे। अब अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट मतलब अब आपने 15,000 रुपये किसी को उधार दी है, ठीक है, आपको इतना इंटरेस्ट मिलता है, तो वो आपको 2 साल के बाद इंटरेस्ट और ये दोनों पे करेगा। वैसे तो ये पहले काट लेते हैं, हम एक बार ये बात कह लेते हैं कि चलो इंटरेस्ट भी वो बाद में ही पे करेगा। तो कितनी अमाउंट उसे पे की गई, ये तो इंटरेस्ट दिया गया और ये मूल भी तो देगा, वो जितना हमने पैसे दिए हैं वो तो वापस करेगा ही। तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम। अमाउंट इसलिए बनता है P प्लस में SI। प्रिंसिपल था 15,000 और ये 1500। कई बार तो ये होता है कि भाई ब्याज की तो छोड़ो, मूल भी चला जाता है, तो ऐसे लोगों को उधार देना ही नहीं चाहिए। पता होना चाहिए कि भाई ये लोग कैसे हैं। कई लोगों को होता है उधार दे दिया जाता है लेकिन वो उसके बाद में दिखते ही नहीं है, तो इंटरेस्ट तो छोड़ो, प्रिंसिपल भी गायब।
तो आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ऐसे एग्जांपल्स लेकर के। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 15,000 1500, दोनों को जोड़ेंगे 005516 16,500 आंसर हो गया ये। तो आप इसके लिए स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इंटरेस्ट टू बी पेड, इंटरेस्ट पेड किया जाएगा वो है ₹1500 और अमाउंट टू बी पेड वो हो गए 16,500 रुपीज़। ये दोनों आपके आंसर हो गए, यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये है सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। और अब हम करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये कुछ गलती हो गई थी इसके अंदर, तो मैं अब ये कॉन्सेप्ट आगे करता हूँ। जैसे कि इसमें क्या है, अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से होती है तो फिर ये कैसे निकलेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो प्रिंसिपल है वो तो 15,000 रुपीज़ है, रेट वही है, क्या था रेट 5% पर एनम, और जो टाइम है वो हुआ कितना 2 इयर्स। तो अगर यही केस आपको करना हो किस केस में, हाँ, अगर इसको कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से करना हो तो अमाउंट जो है उसके लिए फार्मूला है P1 + R/100 पावर T। P की वैल्यू है वो है 15,000, 1 + R 5/100, क्योंकि ऊपर सिर्फ 5 है, कोई और 2 नहीं है। अगर ऊपर एक 5 और एक 2 होता मल्टीप्लाई के अंदर तो हम एक 0 को ख़त्म कर देते हैं। अभी अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। पावर 2 कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाती है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा। अब क्या है, डेनोमिनेटर सबके बराबर करेंगे तभी तो ऊपर वाले जो है इनको ऐड करेंगे। इन दोनों के डेनोमिनेटर में फ़र्क है, ये 100 है और ये 1 है। इसको 100 करने के लिए मैंने नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी, तो मिला 105/100 पावर 2 15,000। अब पावर 2 है तो इसको फिर 2 बार लिखेंगे, ओके। एक 0 से ये 0 कट गई, इस 0 से ये वाली 0 कट गई, फिर इस 0 से ये वाली 0 कट गई, एक 0 बच गई क्योंकि ऊपर सिर्फ 5 के मल्टीपल है, कोई भी 2 का मल्टीपल नहीं है जिसकी वजह से मैं इसको नहीं वो करूँगा। अब 105 को 105 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 0 होने की वजह से 5 5 जा 25 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब एक 0 है तो इसके लिए क्या करेंगे, बस 2 क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है, और इसको 1 से करते हैं 5 0 1। सिर्फ 0 के केस में ऐसा होगा, 2 0 होती तो 3 क्रॉस लग जाते, 1005 होता मतलब। तो 5 2 5 एंड 5 10, 1 0 1 1। अब नेक्स्ट है हमारे पास 15, 15 5 जा 25, 5 2 5 15 2 जा 30, 30 एंड 2 32, 2 और 3 इधर चला गया, 15 0 जा 0 एंड 0 + 3 3, तो यानी 32 डायरेक्ट लिख दिया, जैसे ऊपर 5 5 जा 25 डायरेक्ट लिखा था। ये कारण होता है। 15 1 जा 15 1, 15 1 जा 15 15 एंड 1 16। अब क्योंकि नीचे डिवाइड में एक 10 है तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल कहीं नहीं है तो यहाँ पर है, यहाँ लग जाएगा 16,532.550, ठीक है। अब निकालते हैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों ही निकालने थे ना।
अमाउंट भी निकालनी थी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना था। तो जितनी अमाउंट पे की जाएगी उसमें से जितनी अमाउंट ली थी माइनस कर दे, ब्याज के साथ दी जाएगी ना ये, तो अमाउंट दी जा रही है और प्रिंसिपल इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी जो हमें इंटरेस्ट के रूप में, अगर हमने उधार दिया है तो हमें इंटरेस्ट के रूप में मिलेगी, और अगर हमने उधार लिया है तो इंटरेस्ट के रूप में हमें वो अमाउंट देनी पड़ती है। माइनस 15,000, इसमें से 15,000 माइनस कर दें, 5.2356 माइनस 5 1, 1532.50 पैसे। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ये एक जीरो और लगा देते हैं पैसे के अंदर। अब 5 पैसे तो नहीं कह सकते, 0.5 थोड़े ना है, ये 5 के बाद है तो ये 50 पैसे कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो हेंस इंटरेस्ट टू बी पेड इक्वल टू रुपीज 1532.50 पैसे एंड अमाउंट टू बी पेड इक्वल टू रुपीज 16,532 रुपीज 50 पैसे। क्लियर हुआ? तो ये अमाउंट जो निकली है हमारी, जो इंटरेस्ट निकला है, ये एसआई से केस में से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो सीआई होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसके अंदर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है, जबकि इसमें कोई इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अमाउंट जो हमने पैसे दिए हैं उसी पर इंटरेस्ट मिलता है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का केस ले, 100 रुपये उधार लिए, 10% पर एनम का हिसाब है एक टाइम पीरियड के बाद, तो जो हमें अमाउंट जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10 रुपये लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट कितना लगा? 10 रुपये। अगले नेक्स्ट टाइम पीरियड के अंदर, या मान लेते हैं तो अगले साल की बात है, तो फिर तब भी 100 रुपये के ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा और तीसरे के अंदर भी 100 रुपये पर ही इंटरेस्ट लगेगा। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 30 रुपीज़। लेकिन सीआई के केस में ऐसा नहीं होता। अगर 100 रुपये है तो इंटरेस्ट 10 रुपये पहले टाइम पीरियड में तो सेम है, लेकिन दूसरे के अंदर इन दोनों को जोड़ने पर जो 110 रुपीज़ आता है, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। पहले इसमें 100 पर मिला था, लेकिन सीआई में इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो 10% इसका होता है 11 रुपीज़। फिर थर्ड ईयर के अंदर अगर हम देखें तो थर्ड ईयर के अंदर क्या होगा? इन दोनों को जोड़ेंगे, 121 रुपीज़ पर इंटरेस्ट मिलेगा और वो होगा 12 रुपये 1 पैसे, 10 पैसे। तो तीनों जोड़ देंगे तो 10 पैसे तो ये हो गया 213, 11213, 33 रुपये 10 पैसे, यानी 3 रुपये 10 पैसे ज़्यादा। और ये अमाउंट बढ़ जाती है जब मान लिया 10,000 या लाख रुपए हो, तो समझ लो कि भाई कितना ज़्यादा होगा। क्लियर हो रहा है आपको? तो अमाउंट जो ये इंटरेस्ट में जो फ़र्क है ये भी कुछ ज़्यादा ही आएगा। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या चीज़ है? हमें निकालना है CI ऑन द सम मतलब प्रिंसिपल। 8,000 रुपीज़ के ऊपर 2 साल के लिए इंटरेस्ट निकालना है। रेट होगा 5% पर एनम और वो कंपाउंडेड हो रहा है एनुअली, यानी कि CI निकालना है हमें, SI नहीं, सिंपल इंटरेस्ट नहीं। ओके, पेज नंबर 129। तो फिर P लिखते हैं, कितना है? वो है ₹8,000। R है, वो है 5% PA। PA मतलब बताओ क्या होता है PA?
यस, पर एनम यानी सालाना। और SI नहीं निकालना, हमें निकालना है CI। तो CI के लिए जो फार्मूला है, पहले अमाउंट का फार्मूला निकालते हैं। अमाउंट का फार्मूला क्या है? P1 + R/100 पावर T। प्रिंसिपल की वैल्यू है 8000, 1 + R रेट की वैल्यू है 5/100। इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे हम, 5 जो है काटेंगे नहीं इसको। और जो टाइम है वो 2। 8000 मल्टीप्लाई, इसको हम 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से नीचे, तो 100/100 हो गया। 100 × 1 100 ही आएगा। तो 100 + 5 105 बाई में 100 पावर 2। 8000 105/100 105/100। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, जितना कट रहा है काट देते हैं। 1 2 2 0 कट गई, 1 1 0 कट गई। अब ऊपर 2 का मल्टीपल है और 5 का मल्टीपल है, तो हम इस 10 को ख़त्म कर सकते हैं। 2 की मल्टीपल से 2 4 जार 8, ये 5 आया और 5 से ये काट देंगे। अब सिंपल कैलकुलेशन है, 21 4 जार 84, 105 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 जार 20, 4 1 जार 4, 8 5 जार 40, 8 1 जार 8। जीरो होने की वजह से 8 5 जार 40 मैंने सीधा डायरेक्ट कर दिया, है ना? क्लियर हुआ? 0 2 4 एंड 4 8 8। तो अमाउंट जो आई वो आई 8820। अब क्योंकि CI निकालना है, तो CI के लिए फार्मूला होता है, भाई ये तो अमाउंट पे की जाएगी 8820, ये अमाउंट पे की जाएगी। और ये था प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, हम जितनी अमाउंट पे की जाएगी उसमें से इसको माइनस कर दें। 8820 माइनस में 8000, मतलब A - P। फार्मूला ज़रूर लिख लीजिएगा। माइनस करेंगे तो 820 आएगा। ठीक है, कॉलम मेथड से आप सब्ट्रैक्शन करके देखिए, बाकी कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। CI निकालना था, यही आंसर है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो इसके बाद जो ट्राइडीज करेंगे हम, वो होगा इस पेज का, पेज नंबर 130, जिसमें हम हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट समझेंगे। हाफ ईयरली कैसे करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, और देखना मत भूलिएगा। बाय। इसमें क्या है, अ मशीनरी वर्थ ₹10,500 डेप्रिसिएटेड बाई 5%, कि एक मशीन है उसकी वैल्यू 5% पर एनम के हिसाब से कम होती है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, हमें वो निकालनी है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जब करेंगे तब देखेंगे। समझ में आया आपको? तो इसके केस में ये थोड़ा अलग केस है, इसके अंदर माइनस करेंगे। CI में हम प्लस करते आए हैं 1 + R/100, यहाँ हम करेंगे 1 - R/100। तो कॉस्ट ऑफ मशीन मशीनरी इक्वल टू ₹10,500, और रेट है वो है 5% पर एनम के हिसाब से कम होना, टाइम 1 ईयर, क्योंकि 1 साल के बाद की कॉस्ट बतानी है ना, तो 1 ईयर हो गया। अब कॉस्ट ऑफ मशीनरी आफ्टर 1 ईयर,
तो कोस्ट 1 माइनस आर बाई 100 पावर टी, यहाँ हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसकी कोस्ट कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। कोस्ट का केस है तो 10,500 रुपीज़ है कोस्ट में। 1 माइनस आर 5 बाई में 100 पावर टी, टी जो है 1 ईयर है। 10,500 100 बाई 100, इसको 100 बाई 100 कर देते हैं। 1 को लिख सकते हैं ना 100 बाई 100, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो माइनस कर सकते हैं। 100 माइनस 5 95, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 105 को 95 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 25, 5 2 5 0 0 0 2 2 5 1 5 9 5 45 5 4 9 0 0 0 and 4 4 9 1 9 5 7 9 9। ये वैल्यू आ गई, यानी कि कम होने के बाद इतनी आ गई। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है? याद रखिएगा कि यहाँ पर माइनस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वैल्यू मशीनरी की हर साल कम होएगी। आपने देखा होगा कि जब मैं मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब मैं जाता हूँ बीमा करवाने के लिए तो हर साल मेरी बाइक की जो कीमत है वो कम कर देते हैं, और अब और कम होगी। और ऐसे ही आप अपने पापा से बात कर सकते हैं, अगर उनके पास बाइक है, कार है, तो क्या जब वो बीमा करवाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है या कम होती है या सेम रहती है, अब वो क्लियर होएगा। तो रेट तो देखिए कम ही होती है, पुरानी चीज़ें होती जाती है, तो इस रेट इसके केस में ऐसा था। अब सेकंड क्वेश्चन है, इसमें है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद पॉपुलेशन सिटी की क्या होगी जो एट द प्रेजेंट 12 लैक्स है, अगर रेट ऑफ इंक्रीज 4% हो। इसका मतलब हुआ कि जो इंक्रीमेंट है वो 4% है। क्लियर है? तो जो सिटी है या कोई पॉपुलेशन है वो बढ़ती ही है, और वो बढ़ती का जो रेट है वो ये दे रखा है। तो पूछ रखा है 2 साल के बाद उस सिटी की जो पॉपुलेशन कितनी होगी। लेकिन अब तो लोग समझदार हो गए हैं, वो तरीके से रहते हैं और पॉपुलेशन की तरफ ध्यान भी देते हैं। बच्चे पढ़े लिखे हैं, मैं इतनी घरों में ट्यूशनें पढ़ाता हूँ और वहाँ पर मैं देखता हूँ कि वहाँ पर या तो 2 लड़की है या 2 लड़के हैं या फिर 1 लड़का 1 लड़की है, बस, ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब लोगों में समझदारी बढ़ रही है, यहाँ तक कि गाँवों के अंदर भी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या होता है पॉपुलेशन में। इन द केस ऑफ पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, प्रेजेंट जनसंख्या कितनी है। प्रेजेंट पॉपुलेशन है 12 लैक्स। इसको बाद में खोल लेंगे, ठीक है। और जो रेट है वो है 4% पर एनम, और जो टाइम है हमारे पास टी वो है 2 ईयर्स, ठीक है। पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बाई 100। यहाँ हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बढ़ रही है वैल्यू, और इसमें हमने माइनस का इस्तेमाल किया था। प्रेजेंट पॉपुलेशन 12 लाख है, 1 प्लस 4/100 पावर 2, तो इसको मैं
100/100 लिख सकता हूँ, है ना, मतलब ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि डिनोमिनेटर बराबर हो जाए। 12 लाख, अब ये बन गया 104 और पावर 2 होने की वजह से इसको 2 बार लिख लेंगे। और जो ये लाख है इसको काट करके 1 2 2 3 4 5 5 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 इतनी जीरोज कट गई। अब पॉपुलेशन आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 104 को 104 से मल्टीप्लाई करके, फिर उसको 120 से मल्टीप्लाई करके। 104 को 104 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, जीरो की वजह से एक क्रॉस फालतू लगाया, 104 6 1 4 4 16 नहीं होता, 4 4 8 1 1 क्लियर है। 6 ठीक है, ओके। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। 12 6 जा 72 2 7 12 6 जा 72, 12 1 जा 12 12 7 19 1 12 8 जा 96 96 1 97 12 1 जा 12 12 9 21 1 2 12 1 जा 12 12 2 14। ठीक है, 141792 और एक जीरो ये थी, ये जीरो लगा देते हैं पीछे। कितनी हो गई? 14,17,920 आंसर। यहाँ एक गलती हो गई है, ये 4 and 4 8, तो ये 1 नहीं जाएगा, 0। और 12 6 जा 72 2 7 12 जा 12 12 7 19 1 12 8 जा 96 96 and 1 97 and 12 जा 12 1 2 9 7 9 2। तो यहाँ ये गलतियाँ हो जाती हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप भी। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ गलती थी एडिशन के अंदर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। तो अब फटाफट से ये देखिए, यहाँ पर क्या था, मशीनरी थी। मशीनरी के अंदर क्या हो रहा है, रेट बढ़ेगा या घटेगा। रेट घटता है उसमें, तो ये माइनस आ गया, ठीक है, 100 - 5 95। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसमें प्लस का केस है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह हम करते हैं वैसे ही है। तो अच्छे से देख लीजिए और समझ करके कीजिएगा। अगर जो सिचुएशन बदले तो भी आप उसे अच्छे से कर पाए। कैलकुलेशन में ध्यान रखेंगे, गलती ना हो। बाय।